हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस 5.2 करने जा रहे हैं। और इसमें हमको करना क्या क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड निकालना है यानी मॉडुलस निकालना है। और दूसरा चीज़ क्या है कि मॉडुलस के साथ साथ हम उसका आर्गूमेंट निकालेंगे और साथ ही आर्गूमेंट निकाल करके एक जो कार्टेशियन फॉर्म है या कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज में। तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और कैसे करें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक तो मॉडुलस निकालना है और दूसरा जो है आर्गूमेंट है। आर्गूमेंट निकालने से पहले कुछ कंसेप्ट है, अभी जब हम आर्गूमेंट निकालेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे। मॉड निकालना तो आसान है, मॉडुलस या मॉड कैसे निकलता है ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। z इक्वल टू -1 माइनस i√3 गिवन है, ठीक है। मॉड निकालना है या मॉडुलस निकालना है तो ये मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √, क्या होता है जो इसका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ द z, और ये i वाला जो होता है इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमने ये फॉर्मूला अगर पढ़ाया था कि अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई था तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग √ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि y², i का कोफिशिएंट y हो गया, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये करते हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट कर लेते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हम लोग यही काम करने जा रहे हैं। माइनस यहाँ पर इसका रियल पार्ट है -1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है इमेजिनरी पार्ट है इसका -√3, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे √1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाता है, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 + 3 यानी आ गया √4, और √4 की वैल्यू वैसे तो +-2 दोनों आता है, लेकिन कन्वेंशनली यानी चूंकि यहाँ पर मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव ही आता है। और दूसरी चीज़ की ये चूंकि डिस्टेंस होता है तो इसलिए ये r जो होता है यानी कि मॉड ऑफ z जो होता है ये मॉड ऑफ z ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो इसलिए हम लोग √4 जो है ना प्लस का 2 ही लेंगे। तो ये हमारा मॉडुलस निकल गया। देयरफॉर मॉडुलस क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ z आ गया, यानी कि मॉड ऑफ z निकल के आ गया हमारे पास 2। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। दिक्कत क्या आती है इसमें आर्गूमेंट निकालने में, अब हमारा दिक्कत है ये आर्गूमेंट निकालने में दिक्कत आती है कि उसका एंगल निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x होता है। तो y/x तो होता है, लेकिन जो वहाँ पर थीटा निकलता है ना वो हर क्वाड्रेंट के लिए सेम नहीं होता है। तो इसका आर्गूमेंट निकालने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x एक्सिस है हमारा, ये x' हो गया, ये है हमारा y और ये हो गया y', ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब कोई पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट यानी कि ये पहली बात तो हमने ये एक प्लेन लिया, ये xy प्लेन है, ये x' y प्लेन है, ये x' y' है, ये x y' प्लेन है। इस प्लेन को हमने क्या किया, एक प्लेन था एक वर्टिकल लाइंस और एक हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू इसको 4 क्वाड्रांट में डिवाइड कर दिया। यानी कि जब हम एक प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये ईच पार्ट जो होता है ना क्वाड्रांट कहलाता है। क्वाड्रांट का मतलब 1/4। तो ये हमारा क्वाड्रांट हो गया, चतुर्थांश या पाद हिंदी में, तो ये क्वाड्रांट हो गया। तो ये कहलाता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रांट, ये फर्स्ट क्वाड्रांट है, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रांट, ये सेकंड क्वाड्रांट है,
क्वाड्रांट, ये फर्स्ट क्वाड्रांट, इसी तरह से ये है हमारा थर्ड क्वाड्रांट और ये है फोर्थ क्वाड्रांट, ये फोर्थ क्वाड्रांट। ठीक है, ये 4 क्वाड्रांट, 4 क्वाड्रांट्स बन गया। इधर की तरफ अगर हम लोग कहीं पर भी चलते हैं तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है। ये 1 2 3 4 इस टाइप से अगर ओरिजिन से अगर हम लोग एबव चलते हैं तो ये भी हमारा प्लस का डिस्टेंसेस होता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट देना चाहें, जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस से p डिस्टेंस पे है, इधर है, और ये y एक्सिस से ये यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले x एक्सिस का लिखा जाता है ना, तो x एक्सिस लिख दिए, फिर y एक्सिस का लिखा जाता है तो 4 लिख लिए, तो 3,4 हो गया। यानी इसमें x का जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस का है, y का भी जो कोऑर्डिनेट है ऊपर ही लिया है यानी प्लस का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। फिर क्या हुआ, अब इधर आते हैं, अगर हम इधर का डिस्टेंसेस लेते हैं तो ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम लोग कुछ इस तरह का डिस्टेंसेस लेते हैं। यानी कि ये जो डिस्टेंसेस आता है एक्स एक्सिस का हमारा निगेटिव में आता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव। इसमें अगर हम कोई पॉइंट कहीं पर भी लिखें तो एक्स एक्सिस हमारा निगेटिव का होगा और वाई एक्सिस पॉजिटिव का होगा। अब मैं पॉइंट लिख के नहीं बता रहा हूँ, तो ये माइनस और ये प्लस का। ठीक है, इसी तरह से इधर अगर आएंगे तो ये माइनस का 3, मतलब माइनस का ये भी होता है, एक्स का भी कोऑर्डिनेट, और वाई का जो है नीचे की तरफ होता है, ये भी माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है। ठीक है, तो एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। यहाँ पर क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है इधर निगेटिव। तो ये हमारे जो क्वाड्रांट्स होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, उसके साइन होते हैं। अब इस साइन से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना देना। शायद मैं फर्स्ट वीडियो जब बताया था तो बताया होगा कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, वो होता है रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है। यानी कहीं पर अगर ये जैसे हमने 3,4 लिखा है ना, तो इसको कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। कौन सा फॉर्म कहा जाता है? कार्टेशियन। और ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा है तो कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। अगर इसी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे 3,4 को, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहलाएगा 3 + 4i, यानी 3 तो हमारा रियल एक्सिस का हो गया तो 3 लिख दिया, और वाई एक्सिस को हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सिस कहते हैं या इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, तो वहाँ पर प्लस का 4i ले लेंगे। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा प्लेन, द प्लेन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या द प्लेन ऑफ एनी पॉइंट विच कंसिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कहते हैं आर्गलैंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी कि जब हम ये रियल एक्सिस को तो रियल एक्सिस के जैसा ही निकाल, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है यानी वाई वाला, उसके साथ आई लगा के लिख लेते हैं, यानी 3 + 4i, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये तो कार्टेशियन फॉर्म था, कार्टेशियन को कॉम्प्लेक्स में ऐसे चेंज किया। अब कॉम्प्लेक्स को जब हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे ना, पोलर क्या होता है, ये आर और थीटा का फॉर्म होता है। ठीक है, अभी जब इसको पोलर में चेंज किया जाएगा, अभी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 3 से लेकर के आगे तक, तो उसमें मैं अभी बताऊंगा कि पोलर में कैसे चेंज करेंगे। तो वहाँ पर क्या है कि एंगल की जरूरत पड़ती है। जैसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और एंगल कहाँ से होता है, थोड़ा सा मैं बता भी दूँ। जैसे ये ओरिजिन हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस का इधर जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है और नीचे निगेटिव डायरेक्शन। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल बनता है पॉजिटिव एंगल बनता है, ठीक है, तो ये थीटा हो गया। लेकिन अगर वही चीज नीचे बनेगा तो निगेटिव एंगल बनेगा। लेकिन ये एक्स एक्सिस का इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है आर मानते हैं, और इसका जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। तो जब हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर और थीटा के फॉर्म में देते हैं, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके फॉर्म में, आर और थीटा के फॉर्म में, वो पोलर का कोऑर्डिनेट कहलाता है। पोलर कोऑर्डिनेट में आर जो होता है एक्चुअल में क्या है, आर जो हमारा ये मॉड ऑफ जेड ही होता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकाले हैं ना, वही हमारा आर होता है। और थीटा क्या होता है,
यहाँ पर जो आर्गुमेंट लिखा है ना, आर्गुमेंट इस क्वेश्चन का हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है आर्गुमेंट, उसको निकालने का तरीका है कि हम अल्फा लिखते हैं tan इनवर्स इसका इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, tan इनवर्स करके tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, और उसके बाद मॉड पूरे का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये tan इनवर्स आ गया और मॉड ऑफ √3 आ गया। ये मॉड ऑफ √3 आया ना, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होता है या मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये √3 ही रह जाएगा। अब ये tan इनवर्स √3 का मतलब ये होता है कि वह एंगल जिसमें tan की जो वैल्यू होती है √3 होती है, तो ये tan 60 की वैल्यू होती है। इस 60 डिग्री को हमने क्या किया, रेडियन में कन्वर्ट किया, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री लिखा, इसको कैंसिल किया तो 60 और डिवाइडेड बाई 180 तो 3 आ गया, यानी पाई बाई 3 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू आ गया पाई बाई 3। अब उसके बाद क्या देखना होता है, अल्फा की जब वैल्यू निकल जाती है उसके बाद हमको देखना होता है कि यहाँ पर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से ही इस अल्फा की वैल्यू होती है। अभी मैं बताया था, तो इसमें क्या होता है कि जो हम इसको समझते हैं, आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। आर्गुमेंट निकालने के लिए पहली बार tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा निकालने के बाद हम लोग देखेंगे उसका क्वाड्रेंट कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और तब हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका आर्गुमेंट एम थीटा की वैल्यू लिखेंगे। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये है हमारा x एक्सिस, ये है x डैश, ये y, ये है y डैश, ये पॉइंट्स जो है इधर जो होता है x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है इधर जो होता है x प्लस का होता है, और y का इधर जो है प्लस का होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस प्लस का साइन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो है इधर x एक्सिस का निगेटिव होता है, इधर की जो भी डिस्टेंस निगेटिव, तो x हो गया हमारा माइनस का, और ऊपर की ओर चलते हैं तो प्लस का, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट का हमारे पास साइन माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का होता है इधर x माइनस का, y भी माइनस का, तो माइनस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होता है, इधर x प्लस का, और इधर जो आता है वो y होता है माइनस का। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैंने साइन लिखा, ये सेकंड का लिखा, और ये थर्ड का लिखा, और ये किसका लिखा, फोर्थ क्वाड्रेंट का लिखा। ये क्वाड्रेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा देख लें, क्वाड्रेंट हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश या पाद, चतुर्थांश या पाद भी इसका नाम है, दो नाम है, हिंदी मीडियम के लिए है, बाकी आप लोग इंग्लिश के हैं क्वाड्रेंट जानिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमने कहा आर्गुमेंट निकालने के लिए tan अल्फा तो निकाल लिया, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया था, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3। उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई जो है पॉइंट अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर कहीं पर कोई पॉइंट है, तो ये इसका एंगल ये x एक्सिस से ऐसे बनाएगा, ये हमारा ये क्या होगा, यही हमारा थीटा होगा, और यही थीटा जो होगा ना वो अल्फा के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट इधर होता, किस वाले क्वाड्रेंट में, सेकेंड वाले में अगर कोई पॉइंट होता, मान लेते हैं P1, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगा माइनस का पाई माइनस अल्फा। ये याद रखना है, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन एक भी नहीं समझ में आएगा, आर्गुमेंट नहीं निकल जाएगा, मॉडुलस निकल भी जाएगा तो आर्गुमेंट नहीं निकलेगा। अगर यही थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी, यानी ये माइनस माइनस का कोई पॉइंट है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन लगा करके पाई माइनस अल्फा। जो सेकेंड का होता है वही थर्ड का होता है विद माइनस साइन, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट निकलता है वही चीज इधर आता है, तो ये माइनस का थीटा निकलता है, माइनस का थीटा, तो इसलिए यहाँ पर जो थीटा निकल जाता है वो बस इसमें माइनस का अल्फा लग जाता है। एक्स एक्सिस से नीचे का जो एंगल बनता है निगेटिव, और एक्स एक्सिस से ऊपर का पॉजिटिव, यानी ऐसे अगर चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव एंगल्स है,
तो थीटा इक्वल टू अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि यहाँ पर x भी प्लस का है, y भी प्लस का है। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का ही इस तरह से 4 + 3i दिया है, तो यहाँ पर हमारा रियल पार्ट हो गया 4 प्लस का, और इमेजिनरी पार्ट है ये भी प्लस का, यानी ये प्लस प्लस का है, तो वहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट में होगा तो उसका आर्गूमेंट थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे होता, मान लेते माइनस का 2 और प्लस का 5i होता, तो एक यहाँ पर है माइनस का साइन, इमेजिनरी पार्ट प्लस का, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता, और वहाँ पर जो एंगल होता आर्गूमेंट होता पाई माइनस अल्फा। और ये थर्ड क्या है, थर्ड में मान लेते हैं 3i, 3 प्लस कुछ भी यहाँ 4i माइनस का 4i लिख दिए, तो यानी यहाँ पर रियल पार्ट भी माइनस का है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी माइनस का है, यानी माइनस माइनस। तो माइनस माइनस जब होता है उस केसेस में जो हमारा आर्गूमेंट आता है, यही जो सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट होता है उसी के पहले यहाँ माइनस का साइन लगता है, ये होल पाई माइनस अल्फा के पहले माइनस। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो जो सेकंड का आर्गूमेंट होता है थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, यहाँ पर केवल थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा यानी निगेटिव साइन लग जाता है। ये बात आप लोगों को बिल्कुल आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो आगे का इधर जो भी सॉल्यूशन बताया वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हमारा जो पॉइंट्स था, गिवन पॉइंट्स क्या है, माइनस का 1 माइनस का i√3, यानी ये रियल पार्ट भी माइनस, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस, यानी माइनस माइनस, निगेटिव निगेटिव आ गया तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, निगेटिव निगेटिव आ गया तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और जब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया तो क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या निकाला था, जो अल्फा निकला है ना अल्फा, तो उसके लिए आर्गुमेंट निकालने की तरह माइनस पाई माइनस अल्फा, यानी यहाँ लिख दिया -1 माइनस i√3 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। तो ये तो माइनस का रहेगा ही, ये भी पाई रहेगा, लेकिन अल्फा की जगह हम पाई/3 रख रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई जब किया तो ये आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई/3 और माइनस साइन रहेगा, यानी थीटा इक्वल टू -2 पाई/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया, यानी -i√3 का जो मॉडुलस आया वो 2 आया, और आर्गुमेंट ऑफ z जो आ गया यानी थीटा की वैल्यू -2 पाई/3 आया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट किसी भी क्वेश्चन में आगे जब भी हम कराने जा रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि हमको क्वाड्रेंट देखिए कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पे दिया है, यानी हम जब पोलर फॉर्म में भी चेंज करेंगे तो वहाँ भी हमको r और थीटा की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ भी हमको ये देखना है कि r तो निकाल लेंगे, मॉडुलस ऑफ z r हो जाता है, लेकिन जब हमको आर्गुमेंट निकालना होगा, थीटा निकालना होगा, तो वहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ज़रूरत पड़ेगी थीटा का, तो ये हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकेंड में है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अगर थर्ड में है तो जो सेकेंड का होता है उसी का जस्ट अपोजिट यानी माइनस का पाई माइनस अल्फा, और इसमें जो फर्स्ट का होता है वही यहाँ पे फोर्थ में माइनस साइन के साथ हो जाता है। क्यों माइनस हो जाता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ यानी इधर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल जो होते हैं माइनस का होता है, इसलिए माइनस माइनस साइन लग गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही 5.2 का क्वेश्चन नंबर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है z इक्वल टू -√3 + i। अब ये -√3 + i दिया है, इसका मॉडुलस निकालना तो आसान है, तो हम मॉडुलस इक्वल टू लिख देते हैं। इसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज का। मॉडुलस इक्वल टू, मॉडुलस का मतलब होता है z के, ये मॉडुलस इक्वल टू √, क्या करना है, ये जो रियल पार्ट ऑफ z है इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है, रियल मैंने बोला था विदाउट आई वाले टर्म्स, यानी आई को छोड़ करके, आई वाला टर्म नहीं है, बिना आई वाला तो ही है, तो -√3 इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z, यानी कि आई का इमेजिनरी पार्ट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो वहाँ 1 उसका कोफिशिएंट हिडन है। √3 -√3 का स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी ये बचेगा 3 प्लस ये आ गया 1। अब √3 + 1 होता है √4,
4 का स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन हम मॉडुलस निकालना है तो इसकी वैल्यू केवल प्लस का आएगा, यानी कि ये 2 आ जाएगा। सिंस मॉड ऑफ z की जो वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर होती है, इसलिए निगेटिव नहीं आ सकता। यहाँ रीजन आउट मैंने कर दिया, ये निकला मॉडुलस। अब दूसरा जो पार्ट मैंने बोला था ना, दूसरा पार्ट कैसे निकालते हैं? दूसरा पार्ट मैंने बोला था आर्गुमेंट निकालना है। और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? आर्गुमेंट निकालने के लिए मैंने बोला था आर्गुमेंट, इसके लिए सबसे पहला काम होता है आर्गुमेंट निकालने के लिए कि हम अल्फा निकालें। और अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा निकालने के लिए मैंने बताया था tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड ऑफ z डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, अब मॉड ऑफ इमेजिनरी ऑफ z, यानी z का इमेजिनरी पार्ट यानी i का कोफिशिएंट यहाँ हो गया 1 डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट में माइनस का √3, इसका मॉड लगा है यानी मॉडुलस लगा है। तो ये जब भी मॉड लगा होता है यानी कि इस साइन को हटा देगा, माइनस साइन को प्लस कर देता है, तो यानी प्लस हो गया। तो ये आ गया tan इनवर्स कितना 1/√3, मॉडुलस ले लिया, पॉजिटिव बन गया। tan इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन क्या चीज़ होता है? इनवर्स फंक्शन मैंने बताया था एक एंगल होता है, और वो कौन सा एंगल होता है, कैसे होता है? तो यहाँ tan इनवर्स 1/√3 जो है ना, यानी कि tan का वह एंगल जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो tan में भाई किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है? tan किसकी? 30 डिग्री की। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है। और जब हम 30 डिग्री को क्या करेंगे, 30 डिग्री को हम उसमें 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो 30 डिग्री और ये π/180 डिग्री लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आ गया π/6, ये π/6 आ गया। ये किसकी वैल्यू निकला है? अभी अल्फा निकला है। इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था अल्फा निकालने के बाद भी एक काम बच जाता है। कौन सा काम बच जाता है? हमें देखना होता है कि वो किस क्वाड्रांट में है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, वो किस क्वाड्रांट में है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रांट में है, तो हम लोग देखते हैं भाई, ये क्या है? रियल पार्ट। रियल के पहले क्या लगा है? माइनस, यानी इसका साइन हो गया माइनस, इसका साइन क्या हो गया? माइनस एक्स का। ये क्या है? आई, यानी इमेजिनरी पार्ट, और इसके पहले क्या लगा है? प्लस, तो इसका साइन हो गया प्लस। यानी साइन क्या आ गया हमारे पास क्वाड्रांट का? माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। ये माइनस और प्लस किस में होता है? यानी एक्स एक्सिस माइनस का कहाँ होता है और वाई एक्सिस प्लस का कहाँ होता है, वैसे कोऑर्डिनेट को हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इधर जो है एक्स एक्सिस हमारा इधर क्या होता है? सब निगेटिव का होता है। इधर चलते हैं ना ओरिजिन से लेफ्ट में निगेटिव, और ऊपर चलते हैं इधर, तो ये वाई एक्सिस वाला क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। यानी कि ये माइनस और ये प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है? फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट पड़ा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था आर्गुमेंट निकालने के लिए कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ अल्फा की तो वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो जब अल्फा की वैल्यू निकाल लिए तो यहाँ से आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? देयरफॉर आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह हम लिख लेंगे π/6, यानी ये आ जाएगा इसमें से 5π/6। ये हमारा आर्गुमेंट निकला। इस तरह से हमारा मॉडुलस ऑफ z निकाल चुके थे, यहाँ पे 2 आया था। और आर्गुमेंट कितना निकला था? AR, इसको ARG लिखा रहता है, ARG ऑफ z, तो ये आ गया 5π/6। ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये शो करना जरूरी नहीं है, हमारा सॉल्यूशन बस ये इतना तक लिखा।
फिर उसके बाद ये, अब ये कहाँ से लिखा, कैसे लिखा, यहाँ पर रीजन आउट यहाँ कर देना जरूरी होता है। लिखेंगे कि सिंस माइनस का √3 प्लस आई ये लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट therefore थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये हमको याद रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट के लिए मैंने बताया था कि थीटा इक्वल टू अल्फा ही होता है, सेकंड के लिए पाई माइनस अल्फा, और जस्ट उसका उल्टा क्या होता है, अगर फोर्थ में हो जाता है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, और अगर थर्ड में होता है तो थीटा इक्वल टू ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट का आया होता है उसी पहले माइनस लग जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये दोनों सॉल्यूशन समझ में आया होगा। 5.2 का एक्सरसाइज करने से पहले एक आइए हम लोग उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं उसको समझ। पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म मैंने बोला था कि जो हम किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर 3 तरह का फॉर्म मैंने बताया। एक तो पहले बता दिया था कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन यानी XY फॉर्म। दूसरा बताया था इसके पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी Z इक्वल टू X प्लस IY के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीसरा पढ़ने जा रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो हम लोग R की वैल्यू होती है वो तो निकाल लेते हैं, थीटा निकालने में दिक्कत आती है। ये समझते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर हमारा P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो होता है इसको हम R मानते हैं, और R कैसे निकलता है, मॉड ऑफ Z करके निकलता है, और ये होता है हमारा X एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला एंगल थीटा होता है। थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं। तो उसको हम लोग निकालने से पहले कुछ बातें जानते हैं कि ये पोलर फॉर्म होता क्या है। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम R और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसके फॉर्म में लिखते हैं, R और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो यही हमारा पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है या पोलर फॉर्म कहलाता है। अब ये पोलर फॉर्म में बदलने से पहले 1-2 बातें सीखते हैं। जैसे ये पॉइंट P है, अगर P से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया M, ये एंगल थीटा है और ये R है, तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PMO इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम PM अपॉन OP लिखें, क्या लिखें, PM अपॉन अगर OP लिख लें, हम इसमें से PM की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और OM की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं R और थीटा के फॉर्म में। तो अगर हम PM लिखें तो थीटा की अपोजिट साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर लिख लिया। ये राइट एंगल है, राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, तो वो भी लिख लिया। तो अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, शायद आपको याद होगा ये साइन थीटा की वैल्यू होती है अगर ये एंगल थीटा है। तो इससे अगर PM लिखेंगे ना, PM, तो ये OP कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो ये OP साइन थीटा आ जाएगा। अब ये OP तो आ गया, OP किसके इक्वल है, R के इक्वल है, और ये हो गया साइन थीटा, यानी PM इक्वल टू आ गया इतना। आप याद करिए कि अगर हमको इस P पॉइंट का कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट देना होता तो इधर वाली जो लेंथ होती है ना X एक्सिस में, ये हमारा X पॉइंट कहलाता है, और जो वर्टिकल एक्सिस में चलते हैं वो Y होता है, यानी इधर ये टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हमारा Y होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट X, Y आता किसमें, ये कार्टेशियन प्लेन में, ये कार्टेशियन फॉर्म में ये आता, यानी XY फॉर्म में ये आता। ये जो फॉर्म बताया R और थीटा के फॉर्म में, इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं, पोलर फॉर्म। आपको याद होगा अभी मैंने बोला था कि R जो होता है यहाँ पे मॉड ऑफ Z होता है, लेकिन थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं। और आर्गुमेंट निकालने के लिए मैंने अभी बात बताई थी कि हमको क्वाड्रेंट का आना जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट पड़ता है, और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से जो हमारा आर्गुमेंट थीटा की जो वैल्यू थी वो मैंने बताया था। तो वहाँ पर बस हमें यही परेशान करता है, यही दिक्कत करता है इस क्वेश्चन में, और कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा भी इसको कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ होता है। तो PM मैंने लिखा, PM यानी PM यहाँ से क्या मिल गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास Y। तो Y इक्वल टू R साइन थीटा, ये Y इक्वल टू क्या आ गया, R साइन थीटा। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर OM की डिस्टेंस निकालते हैं, OM। तो ये OM हो गया,
और अपॉन ओपी लिख लिया, OM अपॉन ओपी, OM अपॉन ओपी, यानी थीटा के अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, तो बच्चा को क्या कहलाएगा, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा लिख लिया। इससे OM इक्वल टू जब लिखेंगे तो OP कॉस थीटा आ जाएगा, ये OP कॉस थीटा। OP किसके इक्वल है, मॉड ऑफ जेड यानी R के इक्वल, तो ये R कॉस थीटा। और OM किसके इक्वल है, X के इक्वल, तो X इक्वल टू R कॉस थीटा। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो Z इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Z इक्वल टू होता है X प्लस IY। Z इक्वल टू क्या होता है भाई, Z इक्वल टू होता है, हम लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को Z इक्वल टू X प्लस IY मानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ X किसके इक्वल, X R कॉस थीटा के इक्वल, यहाँ पर R कॉस थीटा लिख लिया, प्लस Y किसके इक्वल, R साइन थीटा के इक्वल। अब इन दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिया, R, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का क्या आ गया, I साइन थीटा। तो Z को हम लोग पोलर फॉर्म में R कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर जब हमें R पता चल जाएगा, थीटा पता चल जाएगा, तो वही हमारा पोलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ क्वांटम क्लासेज इंडिया YT पे ही मिलेगा। तो इसलिए ये कहाँ से आया, कैसे आया, अभी मैं चाहता तो 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन बता करके वीडियो को कंप्लीट कर लेता, तो मुझे वैसा नहीं करना है। आप लोगों के फ्यूचर के साथ खेलना नहीं है, भविष्य के साथ खेलना नहीं है। बस आप इसको कंसीडर समझिए कि देखिए कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, आप उसी हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नहीं कहता कि आप मेरा ही चैनल सब्सक्राइब करिए, किसी का भी कीजिए, लेकिन अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी भी सॉल्यूशन देखिए, मेरा भी सॉल्यूशन देखिए। पढ़ाने का अगर जैसे किसकी पढ़ाई समझ में आती नहीं आती है, समझ के साथ साथ मार्क्स लाना जरूरी है। 100 में 100 कौन लाता है, 99 कौन लाता है, कैसे आएगा, लिखने का ढंग क्या होगा, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी सॉल्यूशन दे देने से, यूट्यूब पर पढ़ा देने से बस पढ़ाई नहीं हो जाती। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल तो चैनल बहुत सारे हैं, पढ़ते रहिए, जहाँ पढ़ना हो, मुझे नहीं आप लोगों को बताना, आप लोग खुद ही समझदार हैं। फिलहाल देखिए आगे, यानी कि Z इक्वल टू R कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा, ये हमारा पोलर फॉर्म में। यानी कहीं पर अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया होगा कि अगर Z इक्वल टू दिया हो X प्लस IY, तो हम XY को ही क्या मान लेते हैं, R कॉस थीटा प्लस का I साइन थीटा मान करके, और उसके बाद उसमें हमें क्या करना होता है, R और cos थीटा की वैल्यू को निकाल लेना होता है, और जब ये निकल जाएगा तो वही हमारा पोलर फॉर्म हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन करके बताते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको चेंज करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन दिया है 1 माइनस I, इसीलिए मैंने इसको हेडिंग दिया हाउ टू कन्वर्ट पोलर फॉर्म फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि कैसे निकला है, कहाँ से आया है। ये x को हम क्यों R cos थीटा लिखते हैं और y को क्यों R sin थीटा लिखते हैं, वो यहाँ से निकाला है, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, और जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको करना है। ये ध्यान रखिए, x प्लस IY किसके इक्वल है, R cos थीटा के। तो अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट Z इक्वल टू 1 माइनस I। अब R निकालने के लिए देयरफॉर R कैसे निकलेगा, R के लिए मैंने बताया था मॉडुलस ऑफ Z। मॉडुलस ऑफ Z निकालना तो पिछले क्वेश्चन से सीखते आ रहे हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1, यानी ये आ गया √2। ये R की वैल्यू आ गया √2 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या बताया था, tan इनवर्स मॉड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट या कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द Z, यानी कि
आई का कोफिशिएंट यहाँ माइनस का 1 और रियल पार्ट है 1। अब -1 में 1 से डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, लेकिन ये मॉड लगाया, मॉडुलस लगाया तो वो प्लस का हो जाएगा, यानी ये आ गया tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 यानी tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो 45 की। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4 लिख लिए। अब π/4 के बाद ये अल्फा निकला है, और अल्फा निकलने के बाद यहीं पे प्रॉब्लम फंसती है कि हम आर्गूमेंट निकालेंगे कैसे। आर्गूमेंट निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, आर्गूमेंट निकालने के लिए हमको देखना होता है कि ये क्वाड्रांट जो है किस क्वाड्रांट में पड़ रहा है। यहाँ देख रहे हैं ये जो है हमारा रियल पार्ट है प्लस का, ये इमेजिनरी पार्ट माइनस का, यानी प्लस का एक्स एक्सिस, तो ये हो गया हमारा प्लस का एक्स एक्सिस। और ये क्या है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट माइनस का, यानी माइनस का ये, यानी ये फोर्थ क्वाड्रांट पे पड़ रहा है। और जब ये फोर्थ क्वाड्रांट पे पड़ रहा है तो मैंने फोर्थ में क्या बताया था कि जब हमको आर्गूमेंट निकालना होगा तो वो थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के अल्फा के इक्वल। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया मैंने, क्या लिख देंगे कि सिंस 1 माइनस आई लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रांट देयरफॉर थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का π/4। अब सिंस अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो आर और थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इसको लिखते हैं z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, √2 आया है, लिख लिया कॉस। थीटा की वैल्यू यहाँ निगेटिव आया है, तो इसलिए हम एक कर्ली ब्रैकेट और लगा लिए। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद ये माइनस का π/4 प्लस आई, फिर साइन, फिर यहाँ पर थीटा की जगह माइनस π/4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये हमारा जो निकला, इस क्वेश्चन का आंसर निकला, किस फॉर्म में निकला, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकला। ठीक है, उम्मीद है ये हमारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे हम